नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल पहुंचकर एक बार फिर से ममता बनर्जी को ललकारा। उधर मुर्शिदाबाद में कई जगहों पर अधीर रंजन चौधरी के बीजेपी में जाने के पोस्टर्स लगे हुए मिले, जिससे उनकी अटकलें तेज हो गई पार्टी छोड़ने की। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपनी ही गलती का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एम्फिन तूफान के लोगों के लिए वाजिब रकम नहीं भेजी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से जेपी नड्डा ने हमला बोला है दीदी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को ना तो मां की चिंता है, ना ही माटी से प्यार है, सिर्फ अपनी तानाशाही से मतलब है। और उनका जो मानुष के प्रति जो है कोई ख्याल ही नहीं करती वो। ये बात आज जेपी नड्डा साहब वो बीरभूम में थे, वहाँ पे तारापीठ मंदिर में उन्होंने पूजा की और उसके बाद उन्होंने एक विशाल रैली, माने इतनी भीड़, जिस तरह से भीड़ ममता बनर्जी जुटाती है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आज वो दो रथ का जो है वो वहाँ पे वो झंडा दिखाएंगे और उसके बाद 2 परिवर्तन रैली जो है वो वहाँ से चलेगा रथ। तो ये प्लान जो बीजेपी का है, ये सारे प्लान और बीजेपी के कैंपेन के बारे में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे तृणमूल कांग्रेस का जो सारा प्लान जो है वो चरमराने वाला है। क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि अभी जेपी नड्डा साहब तो कर ही रहे हैं, अमित शाह जी 11 तारीख को जाने वाले हैं, वो कूच बिहार जा रहे हैं, 2 बड़ी बड़ी रैलियों को वो एड्रेस करेंगे। लेकिन जो बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप के अंदर ये तय हुआ है कि और कौन से लोग हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल, जिस तरह से नड्डा साहब हर 10 दिन में वहाँ पे रैली को संबोधित कर रहे हैं या अमित शाह कर रहे हैं, और किनको किनको इसमें लगाया जा सकता है। तो 2 नाम सामने आए हैं और ये 2 नाम अगर कैंपेन के लिए जैसे ही ये लोग उतरेंगे, बंगाल के चुनाव का पूरा रंग बदल जाएगा। आज जो भीड़ आई है नड्डा साहब की रैली में, ये साफ साफ बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हल्दिया में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पे जाकर के जिस तरह का भाषण दिया, उसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है कार्यकर्ताओं पे, वहाँ के लीडर्स पे, खास करके जो तृणमूल कांग्रेस से जो लोग आए हैं, और तो और आम लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस आया है जिसका इम्पैक्ट आज बीरभूम में दिखने को मिला। अब जो 2 नाम जो बीजेपी सामने लेकर के आ रही है, वो 2 नाम हैं। एक स्मृति ईरानी, जो बहुत ही फ्लुएंट बांग्ला बोलती है, उनको सारे लोग जानते भी हैं क्योंकि वो टीवी सीरियल से जुड़ी हुई रही हैं और राहुल गांधी को भी हरा चुकी हैं। तो एक उनका एक पॉलिटिकल स्टेचर तो नेशनल लेवल का है ही। साथ ही साथ ये जो हैंडीकैप बीजेपी के दूसरे लीडर्स फेस करते हैं कि वो बांग्ला में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, स्मृति ईरानी तो बहुत ही फ्लुएंट बांग्ला बोलती है, आपको लगेगा ही नहीं कि वो बंगाल की नहीं है। तो वो कम्युनिकेट करेंगी। उन इलाकों में इनका प्लान बनाया जा रहा है जहां बांग्ला भाषी ज़्यादा रहते हैं, मतलब उन इलाकों में जो बिहार के बॉर्डर से सटा हुआ नहीं है, जो बांग्लादेश की बॉर्डर के साइड में, जैसे आपका 24 परगना का दोनों डिस्ट्रिक्ट हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया। तो ये तैयारी एक बड़ा नाम, और वो लगातार अब वो कैंपेन में वहाँ पे उतरने वाली है। तो स्टार प्रचारक जो है वो नंबर 1 उस हिसाब से है कि बंगाल में बांग्ला लैंग्वेज में वो कैंपेन करेगी। और दूसरा नाम, उसका नाम सुनते ही ममता बनर्जी के जो है ना होश फाकते हो जाएंगे। बीजेपी ने यह फैसला किया है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा उन इलाकों में जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं, जहां लोग हिंदी समझ सकते हैं, जो बिहार के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। अब जैसे ही योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो फिर तो जय श्री राम से पूरा बंगाल जो है वो गूंज पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रेटजी बीजेपी लगा रही है, इसके
खिलाफ ममता बनर्जी के पास सिर्फ वो अकेली कैंपेनर बच गई है। अभिषेक बनर्जी के रैलियों में आम पब्लिक का रिस्पांस नहीं है। ये बात बंगाल के लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आप पैसे लेकर के आप कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को आप बुला रहे हैं, लेकिन पब्लिक, आम पब्लिक अभिषेक बनर्जी को सुनने नहीं आ रही है। और जो बीजेपी की स्ट्रेटजी जो बनी है, आप देखेंगे कि वो सारी चीजें शुरू हो रही हैं कि जो टारगेट अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के भ्रष्टाचार, अभिषेक बनर्जी के क्रियाकलापों, अभिषेक बनर्जी के जो करतूतें रही है, उसको टारगेट करेगी बीजेपी। ये बीजेपी का प्लान है कि एक तो रथ यात्रा में भी वो कौन से इलाके में कौन लीडर होगा, अलग अलग लीडर होंगे, हर जगह कोई ना कोई बड़ा स्थानीय लीडर होगा। तो वो सारी चीज़ों को आप देखिए किस तरीके से ये रथ यात्रा, आपने बड़े बड़े लोगों को के टाइम को भी बचाया, आपने मोबिलाइज भी कर दिया और स्थानीय लोकल लीडर्स को आपने एक पहचान भी दे दी। ये सारे ये प्लान ऐसा है कि इसमें सारे लोग खुश हैं। आज जिस तरीके से नड्डा साहब भाषण दे रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि ममता बनर्जी तो आई थी मां माटी मानुस, मां का क्या हाल किया, मां का मतलब दुर्गा मां, कि किस तरीके से आपने मुस्लिम वोटों के खातिर दुर्गा पूजा में आपने विघ्न डाल दिया, किस तरह से माटी की आपने अवहेलना कर दी। और मानुष की तो चिंता आपको है ही नहीं, आपको चिंता कमाने की पड़ी हुई है, भ्रष्टाचार करने की पड़ी हुई है। और स्टेज से उन्होंने कहा कि भाई आप राजीव बनर्जी से पूछिए, आप मुकुल दास से पूछिए, आप शुभेंदु अधिकारी से पूछिए कि किस तरीके से वो जनता की सेवा करने से अपने नेताओं को रोकती हैं। तो ये सब चार्जेस के साथ जो बीजेपी का कैंपेन एज ए होल जिसको कह सकते हैं कि अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग भी आ रहे हैं। और इसमें जो स्थानीय लोकल लीडर्स हैं, इतनी जल्दी जो टीएमसी से भागे हुए जो लीडर हैं, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको अपने इस कैंपेन में जगह दे देना, उनकी प्रतिष्ठा को उसको बढ़ा देना, ये अपने आप में बताता है कि किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए दिमाग भी लगा रही है और पैसे भी लगा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ ममता बनर्जी हमेशा बंगाली अस्मिता का राग अलापती रहती हैं, दूसरी तरफ जेपी नड्डा का ये कहना कि ममता से बंगाल की संस्कृति को खतरा है, इसके क्या मायने हैं? बंगाल एक बहुत ही कल्चरली रिच, वो वहाँ भद्र लोग, वहाँ पे ये जो कल्चर वामपंथियों ने लेकर के आया, वहाँ पे जो ममता बनर्जी ने उस कल्चर को जो बढ़ाया, गुंडागर्दी, मार पीट, गाली गलौज, बम, पिस्तौल, ये बंगाल नहीं है। बड़े सभ्य लोग हैं वहाँ, उनका बहुत ही जीवन जीने का अंदाज बिल्कुल अलग है। लेकिन आपने जो वहाँ का जो राजनीतिक कल्चर है, ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टीज ने, वो हिंदुस्तान के सबसे खराब, जिसको कह सकते हैं कि उससे खराब पॉलिटिकल कल्चर कहीं नहीं है। आप किसी पार्टी का समर्थक हैं, आपको धमकी मिल जाएगी, आपको मार दिया जाएगा, आपकी पिटाई कर दी जाएगी, आपको सोशल बायकॉट कर दिया जाएगा, आपके घर के बाहर लिख दिया जाएगा कि भाई बीजेपी का झंडा अगर लगाए अपने घर के ऊपर तो तुमको गोली मार दिया जाएगा, तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। ये इस तरह का काम पुलिस के संरक्षण में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे वहां पे कर रहे हैं। तो ये बताता है कि कहां से कहां, वो तो ऐसा सोसाइटी कि हर घर में लोग गाना सीखते हैं, डांस सीखते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा, ये वो लोग बहुत सॉफ्ट लोग हुआ करते थे। लेकिन वामपंथी तो जहाँ रहेंगे वो तो कल्चर को ख़त्म करते हैं। 35-34 साल तक इन लोगों ने बंगाल का गला घोट दिया। उससे निवृत्त होने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए लोगों ने भरोसा किया
ममता बनर्जी के ऊपर कि पेंटर है तो इंस्ट्रूमेंट भी बजाती है, सॉफ्ट है, महिला है, ये तो और नीम के ऊपर करेला चढ़ा दिया इन्होंने, उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति वहाँ पे कर दी। अब बीजेपी इसी चीज़ को कह रही है। बीजेपी जब इस बात को कहती है, कल्चर के ऊपर ये अटैक करती है, तो ये दो धारी तलवार की तरह काम करता है। एक तो लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, सही बात कही जा रही है, बंगाल का कल्चर जो इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। ये साथ ही साथ इसका जो दूसरा पर्पस ये हो जाता है कि ममता बनर्जी जो ये कह रही थी कि भाई बीजेपी आउटसाइडर है, गुजरात है तो ये यूपी है, ये बिहार है, ये बंगाल नहीं जानते, बंगाल कल्चर नहीं जानते, तो ये जो कैंपेन जो बीजेपी के लीडर्स वहाँ जाकर के कहते हैं कि कल्चर को ख़राब कर दिया, तो ये दो धारी तलवार की तरह काम करता है। और ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप एक तो कल्चर बचाने की भी बात कर रहे हैं, और आपके ऊपर जिस तरह के अटैक जो प्लान चल रहा है टीएमसी का क्या रहेगा, ये प्रशांत किशोर का ये पूरा प्लान है। ये जहाँ जाते हैं आउटसाइडर इनसाइडर, बीजेपी वाले बाहरी है, ये है वो करते हैं, तो ये दोनों तरह से बीजेपी को इससे फ़ायदा हो रहा है और ये एक सही स्ट्रेटजी है। जी, और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप हमेशा कहते हैं कि राजनीति के अंदर जहां पर धुआं होता है वहां आग जरूर होती है, तो जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में पोस्टर्स लग रहे हैं अधीर रंजन चौधरी के, तो क्या ये इस बात का संकेत है कि वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, अब वो तो ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस खबर की हकीकत ये है कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त वो छोड़ने वाले थे, और वो इसलिए छोड़ना चाह रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी के, खास करके राहुल गांधी के पूरे इससे जो है वो बिल्कुल निराश हो गए। आप वहाँ पे कुछ क्या कहते, अकेले एमपी हैं आप, कभी आप वहाँ पे शासन करते थे, आज अकेले आप बचे हुए हैं। और अधीर रंजन चौधरी का अपना लोकल, उनका अपना धाक है। अब सवाल क्या है कि ये जो शगुफा छोड़ा जा रहा है, अभी वो ये जो खबर आ रही है, इस तरह के जो पोस्टर्स लगवा रही है टीएमसी वाले लगवा रहे हैं, वो क्यों लगवा रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, ममता बनर्जी की जीत की चाबी वो 3 मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मालदा, दोनों दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद। ये मुस्लिम बहुल इलाका है और इस जगह पे कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट वाले मजबूत हैं। ममता बनर्जी को अगर सीटें, अगर सरकार बनाना है तो उनको वहां से सीटें जीतनी होगी। अब आप वहां पे कांग्रेस और लेफ्ट का एक सशक्त अलायंस हो गया, वो वहां पे सीटें जीतने की पोजीशन में है, तो आप किस तरह से वहां जीतेंगे? वहां तो बीजेपी नहीं है, वहां बीजेपी नहीं है। बीजेपी वो जो ट्रायंगुलर फाइट होगा तो उसमें से कई सीटों पे वो बीजेपी अपना सीट निकाल सकती है। अदरवाइज मुर्शिदाबाद में 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वो उस तरीके से, तो यहाँ पे ममता बनर्जी टीएमसी का पूरा स्ट्रेटजी यही है कि आप ये कह दो कि जो लेफ्ट है या कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी को जिताने के लिए, तृणमूल को हराने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो है उनके लिए, उनको लगता है कि वो काम कर सकता है। लेकिन जहाँ तक उन इलाकों की बात है तो वहाँ पे आज भी लेफ्ट मजबूत है, वहाँ पे आज भी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। ये मत भूलिए कि पिछले असेंबली इलेक्शन में इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा सीटें उठाकर ये लेफ्ट और कांग्रेस की जो अलायंस था वो 70 सीट है इनके पास, 294 में 70 सीटें उनके पास है। अब ये 70 सीट अगर वो लेकर के चले आते हैं तब तो ममता बनर्जी का बहुमत बड़ा मुश्किल है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसलिए चुनाव का माहौल है, तो किस तरीके से बिहार में सारे लोग कह रहे थे कि भाई ये जो ओवैसी है वो बीजेपी का एजेंट है। अभी फुरफुरा शरीफ भी घुस रहा है उसमें, जो बचा खुचा जो एमआईएम और फुरफुरा शरीफ का जो कॉम्बिनेशन है वो ममता बनर्जी को और डेंट करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। ममता बनर्जी धीरे धीरे वो डेस्परेट होती चली जा रही है।
जी। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से तनातनी चल रही है एम्फिन तूफान को लेकर मोदी और ममता के बीच में, ममता कह रही है कि वाजिब रकम नहीं मिली, जबकि मोदी कह रहे हैं कि सूची पर्याप्त नहीं भेजी, तो हकीकत क्या है इसकी? देखिए, ये बंगाल के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता जी। जहां ये तूफान आया, जिनके घर बर्बाद हुए, जो सड़क पे आ गए, जो भूखे रहे, कई दिनों तक बिजली नहीं आई, ये तो वहां की जनता जिसको जो भुक्तभोगी है वो तो जान रही है ये सारी चीजें। वो जान रही कि ममता बनर्जी ने क्या किया। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ उन इलाकों में ही नहीं कि जहां एम्फन तूफान आया था, पूरे बंगाल में इसकी चर्चा है कि जो अनाज सेंटर से स्टेट को भेजा गया था पीड़ित लोगों को देने के लिए, तृणमूल के गुंडे, तृणमूल के नेता, तृणमूल के कार्यकर्ता ये चट कर गए। वो सीधे उसे बाजार में बेच दिया और सड़ा गला चावल, सड़ा गला अनाज वो जो है वो बांटे, कुछ बांटा, कुछ नहीं बांटा। मतलब कि आपने सब कुछ लूट खसोट के सब कुछ तबाह कर दिया। और इस पर ममता बनर्जी क्या बोलेंगी, बीजेपी क्या बोलेगा, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो ऐसी त्रासदी थी जिसको बंगाल के लोगों ने झेला है। उन गांव में उन लोगों को ने सब कुछ इसको एक्सपीरियंस किया है। तो इसके ऊपर राजनीति, ये जो अफवाह की राजनीति है कि भाई तुम्हारी ज़मीन चली जाएगी, ये किसान बिल को ख़त्म कर दो, ये जो मुसलमानों को अफवाह के चक्कर में फंसा दिया इन लोगों ने कि भाई तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, तुम्हें जो है भेज दिया जाएगा डिटेंशन कैंप में। तो ये इस तरह की अफवाह ऐसे मुद्दे पे नहीं बन सकती चुनाव के समय जिसमें आम लोग ने खुद उस पीड़ा को जो झेला हो। तो इसके लिए जो मिसमैनेजमेंट जो हुआ है उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार कोई है तो वो ममता बनर्जी है। और बंगाल के लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं। छोटी सी दुनिया है आजकल, सब जगह वो तो फ़ोन पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारे लोगों के पास है इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि आपने कलकत्ता के सारे टीवी चैनल को पैसे दे दिए तो सब जो है वो गुणगान कर रहा है, तृणमूल का ऐड चल रहा है तो कोई आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा है। लोग ये भी जानते हैं कि जब तूफान उड़ीसा में आता है तो किस तरह से सब कुछ बढ़िया से मैनेज हो जाता है। भाई लोग कंपेयर करेंगे ना, भाई तूफान वहाँ भी आ रहा है, तूफान यहाँ भी आ रहा है, ऐसी क्या बात है कि वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है, यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो सरकार तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, ममता बनर्जी इस चीज़ को समझ रही है कि इसको लेकर के लोगों में नाराज़गी है, इसलिए उसका ठीकरा वो बीजेपी के ऊपर फोड़ने वाली है और इसलिए वो जो है ये लगातार आरोप लगा रही है। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड, मैं तो था बंगाल में, यही सब बात कर रहा था, मैं 4-5 दिन वहाँ पर रह कर के आया हूँ अभी, तो वो साफ साफ कह रहे हैं। अगर आप कलकत्ता जाते हैं, टैक्सी पे बैठी, टैक्सी वाले से बोले भाई इम्फान में तो बहुत मदद आया था, बहुत चावल आए थे, वो खुद बता देगा कि सब ममता बनर्जी खा गई, वो ममता बनर्जी खा गई। तो ये वहाँ की आम धारणा है, लोगों का जो ओपिनियन है वो यही है। और इसलिए चुनाव का समय है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपोनेंट के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का वो सिलसिला चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका दंश लोगों ने झेला हो, उस पे ये अफवाह की राजनीति, मीडिया मैनेजमेंट से काम नहीं चलता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जब बीते साल जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ तो ममता ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया और जेपी नड्डा ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं है। तो जब ममता बनर्जी ने ओखली में सिर दे ही दिया है तो अब इन विधानसभा चुनावों में उनका सही सलामत बाहर निकलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।